हमारा चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम एक लास्ट एडजस्टमेंट में पहुंचे थे, फिफ्थ एडजस्टमेंट में। उसमें लिखा हुआ है ₹32,000 हैज बीन पेड एज टैक्स ऑफ द लास्ट ईयर। 32,000 हैव बीन पेड एज टैक्स ऑफ द लास्ट ईयर। तो मैंने एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाया था लास्ट में, जाते टाइम लास्ट वीडियो लेक्चर में। 30,000 40,000, 30,000 40,000 नंबर्स याद करो, और ये 32,000 हैव बीन पेड ये याद करो। अब हम वर्किंग नोट्स में जाएंगे। वर्किंग नोट्स में 7 नंबर अकाउंट, 8 नंबर बोनस टू शेयर होल्डर्स, 9 नंबर डिबेंचर्स, इतने अकाउंट हम बना चुके हैं। 10 नंबर इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, 11 नंबर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, 12 नंबर प्रपोज डिविडेंड। ये 12 अकाउंट हम लोगों ने बनाए हुए हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग 30,000 है, क्लोजिंग 40,000 है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम लोगों ने 32,000 टैक्स पे किया लास्ट ईयर का। तो टैक्स पे करने की जर्नल एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 32,000, ये जो लास्ट ईयर का हमने पे किया, लास्ट ईयर्स टैक्स पेड, ये ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। ये 32,000 यहाँ पे हुआ डेबिट, तो सेक्शन ए में होगा क्रेडिट। सेक्शन ए में क्रेडिट, सेक्शन ए का थर्ड पार्ट। मैं सेक्शन ए में जाऊंगा। ये सेक्शन ए का जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है लेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इसमें मैं 32,000 पे करूंगा टैक्स ऑफ लास्ट ईयर सेकंड अमाउंट के कॉलम में। तो यहाँ पे हुआ माइनस, मतलब क्रेडिट। माइनस यहाँ ब्रैकेट एक ही बात है, तो यहाँ पे 32,000 माइनस साइन लगाएंगे, मतलब ये हमने पे किया। अब फिर से प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में गए, इसमें डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि क्रेडिट साइड पे डिफरेंस कितना आएगा। तो डेबिट का टोटल है 72,000, क्रेडिट का टोटल है 30,000, तो हमारा डिफरेंस आएगा 42,000। ये जो डिफरेंस आया 42,000, ये जो डिफरेंस आया 42,000, इतना हम लोग प्रोविजन बनाएंगे। इसको बोलते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना हम लोगों ने प्रोविजन क्रिएट किया। क्वेश्चन मार्क मतलब डिफरेंस। 42,000 यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट। इसको बोलते हैं करंट ईयर्स प्रोविजन मेड। इसको बोलते हैं करंट ईयर्स प्रोविजन मेड। 42,000 यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊंगा और 42,000 पीएनएल में मैं डेबिट करूंगा। सेक्शन ए में एड एक्सपेंसेस में 1 नंबर प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर कितना प्रोविजन बनाया हम लोगों ने? 42,000। डन। तो पीएनएल में डेबिट हुआ, एड एक्सपेंसेस पीएनएल में डेबिट हुआ, और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में क्रेडिट हुआ। ओके, उसी एडजस्टमेंट में ये भी लिखा हुआ है फिफ्थ एडजस्टमेंट में, एंड द अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर हैज आल्सो बीन पेड। मतलब लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड हमने पे कर दिया, अमाउंट नहीं बताई हुई है। तो प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग और क्लोजिंग है 20,000 और 30,000। इसका वर्किंग नोट में एक अकाउंट बनाएंगे 20,000 30,000। ये प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस 20,000, क्लोजिंग बैलेंस 30,000। अब इसमें बताया हुआ नहीं है कि लास्ट ईयर का कितना हमने पे किया। अगर बताया हुआ नहीं है कि लास्ट ईयर का कितना पे किया,
तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 20,000 है ओपनिंग बैलेंस, ये सेम हम लोग पे कर देंगे 20,000, क्योंकि बताया हुआ नहीं है कि लास्ट ईयर का कितना पे किया, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर का पे किया, कितना पे किया वो नहीं बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट 20,000, यहाँ पे होगा डेबिट तो बैंक में होगा क्रेडिट। तो आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड पे करना कौन सी बैंक में आएगा, सेक्शन ए में के बी में के सी में। तो डिविडेंड जो हम लोगों ने पे किया 20,000, यहाँ पे हुआ डेबिट, तो सेक्शन सी में होगा क्रेडिट। डिविडेंड जो होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो यहाँ पे 20,000 होगा डेबिट, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्रेडिट सेक्शन सी में। ये सेक्शन सी है, इसमें सेकंड नंबर लास्ट ईयर्स डिविडेंड पेड, कितना पे किया हम लोगों ने 20,000। लास्ट ईयर का कितना था, ओपनिंग बैलेंस मतलब 20,000 था, तो लास्ट ईयर का हम लोगों ने 20,000 डिविडेंड पे किया। तो प्रोपोज डिविडेंड में हुआ डेबिट और सेक्शन सी में हुआ क्रेडिट, लेस मतलब क्रेडिट। ओके, अब फिर से प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट में जाएंगे। प्रपोज डिविडेंड अकाउंट में डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा 30,000, डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा 30,000। इतना हम लोग करंट ईयर का प्रोविजन बनाएंगे, करंट ईयर्स प्रोविजन मेड, करंट ईयर्स प्रोविजन मेड, ये पीएनएल में जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करंट ईयर्स प्रोविजन मेड 30,000 यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट। ये 30,000 पीएनएल में डेबिट होगा। तो ये 20,000 को उल्टा करके, उल्टा मतलब पहले क्रेडिट था तो बाद में डेबिट करके पे कर देते हैं, ओपनिंग बैलेंस को उल्टा करके पे कर देते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को उल्टा करके पीएनएल में लेके जाते हैं। इतना प्रोविजन बनाएंगे। तो 30,000 रुपीज यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट 30,000। पीएनएल में होगा डेबिट मतलब एड एक्सपेंसेस। सेकंड पॉइंट, प्रपोज्ड डिविडेंड करंट ईयर 30,000, तो ये पीएनएल में डेबिट हो जाएगा 30,000। ओके, अब हमारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गई। ऑब्वियसली एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 और 3 थोड़े टिपिकल थे। एडजस्टमेंट्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट के अनटिक आइटम्स को सॉल्व करते हैं। पहले एसेट साइड से शुरू करते हैं। गुडविल 50,000 और 35,000। गुडविल जो है ओपनिंग बैलेंस में 50,000 था, 50,000, क्लोजिंग बैलेंस में 35,000। तो मैंने आप लोगों को थियरी वाले पेजेस में बताया है कि जो भी सारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उसमें बढ़ जाए तो पे किया होगा, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो, कम हो जाए तो राइट ऑफ किया होगा, मतलब पीएनएल में डेबिट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 15,000 रुपए, वो हमने राइट ऑफ किया होगा क्योंकि गुडविल कम हो गया, राइट ऑफ किया होगा तो पीएनएल में होगा डेबिट 15,000 रुपए 15,000। अब 15,000 रुपीज मैं पीएनएल में डेबिट करूंगा 15,000, और यहाँ पे मैं लिखूंगा थर्ड पॉइंट, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट्स में दो रूल्स होते हैं, बढ़ जाए तो पे किया होगा, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो, कम हो जाए तो राइट ऑफ किया होगा, मतलब पीएनएल में डेबिट, एड एक्सपेंसेस। डन। अब जब हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट में थे, जब हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट में थे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, जब हम लोग ये अनटिक आइटम्स को सॉल्व करते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस भी हमारे काम का नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस भी हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का होता है डिफरेंस, कितना बढ़ गया या कितना कम हो गया, जो डिफरेंस है हम लोग वो डिफरेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखते हैं। अब मशीनरी 5 लाख और 555, ठीक है। लायबिलिटी साइड पे इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं, ये दिया हुआ है डेप्रिसिएशन फंड। ओके, ये डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है, ये मशीनरी दिया हुआ है।
अब इसमें कोई भी मशीनरी में परचेज या सेल नहीं था। ऑब्वियसली अगर होता तो एडजस्टमेंट्स में हमने सॉल्व कर दिया होता। तो मशीनरी को हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, प्रोविजन ये डेप्रिसिएशन फंड को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। मशीनरी हमारा टेंजिबल एसेट होता है। टेंजिबल एसेट में अगर बढ़ जाए तो मशीन खरीदी होगी, पैसे पे किए होंगे। तो ये जो 5 लाख और 5 लाख 55,000 है, ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 5 लाख 55,000। तो ये जो 55,000 रुपीज की मशीनरी बढ़ गई, जो 55,000 रुपीज की मशीनरी बढ़ गई, तो ये 55,000 की मशीन हमने खरीदी होगी। खरीदी होगी तो पैसे जाएंगे 55,000। अब मशीन खरीदना मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आउटफ्लो में 55,000, सेक्शन बी में आउटफ्लो में फर्स्ट पॉइंट परचेज ऑफ मशीनरी 55,000, परचेज ऑफ मशीनरी 55,000। तो मशीनरी का ओपनिंग था 5 लाख, क्लोजिंग था 5 लाख 55,000, डिफरेंस 55,000 हुआ, मतलब 55,000 की मशीन हमने खरीदी होगी। मशीन बढ़ गई मतलब मशीन हमने खरीदी, मशीन खरीदी तो हम पैसे पे करेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब पैसे गए हमारे, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया 55,000। आगे कभी भी किसी भी अनटिक आइटम में डाउट हो, मशीनरी में डाउट हो या गुडविल में डाउट हो, तो वर्किंग नोट्स में एक छोटा सा 3 लाइन का अकाउंट बना लेना, तो अपने आप सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। डेटास मतलब करंट एसेट, डेटास मतलब करंट एसेट। लायबिलिटी साइड पे देखो बीडीआर दिया हुआ है, बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व को हम लोग करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड करते हैं। ये मैं साइड रूल करके लिख देता हूँ, ये बाद में थियरी वाले पेजेस में लिखना कि बैड डेट रिजर्व या बैड डेट रिजर्व का जैसे बचपन से लेकर आपको सिखाया है, दूसरा भी नाम होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बैड डेट रिजर्व का दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बैड डेट रिजर्व और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स should be considered as current liability। बैड डेट रिजर्व को आप लोग करंट लायबिलिटी कंसीडर करना, और करंट लायबिलिटी के जो भी चेंजेस होते हैं वो वर्किंग कैपिटल में आते हैं। करंट लायबिलिटी में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो वर्किंग कैपिटल में आता है। तो बैड डेट रिजर्व को करंट लायबिलिटी मानना। ऑब्वियसली डेटर्स मतलब करंट एसेट, करंट एसेट में उल्टा रूल होता है, करंट एसेट्स में उल्टा रूल, और करंट लायबिलिटीज में सीधा रूल। तो थियरी वाले पेजेस में बताया मैंने। तो डेटर्स 190 और 140, डेटर्स ओपनिंग बैलेंस है 190, क्लोजिंग बैलेंस है 140, मतलब 50,000 रुपीज के डेटर्स कम हो गए, 50,000 रुपीज के डेटर्स कम हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। हम लोग 50,000 रुपीज बढ़ाएंगे। कहां पे, वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल में हम लोग 50,000 रुपीज बढ़ाएंगे क्योंकि डेटर्स कम हो गए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एड डिक्रीज इन डेटर्स 50,000। डेटर्स 50,000 कम हो गए तो हम 50,000 बढ़ा देंगे, मतलब हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, और ये देखो मैंने लिख के रखा है हमेशा के लिए, करंट एसेट्स में उल्टा रूल, करंट लायबिलिटीज में सीधा रूल। करंट एसेट 50,000 डेटर कम हो गया तो मैंने बढ़ा दिया, मतलब मैंने ऐड पे लिखा। आगे डेटर्स के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टॉक। स्टॉक भी करंट एसेट होता है। 90,000 1,50,000, ओपनिंग है 90,000, क्लोजिंग है 1,50,000, मतलब 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज स्टॉक बढ़ गया। 60,000 रुपीज का स्टॉक बढ़ गया तो हम लोग कम कर देंगे, हम लोग 60,000 रुपीज कम कर देंगे। तो वर्किंग कैपिटल में लेस पे 60,000, स्टॉक 60,000 बढ़ गया तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक, हम लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक।
लेकिन लिखेंगे इसको लेस पे। स्टॉक बढ़ गया तो हम कम कर देंगे, मतलब हम लेस कर देंगे 60,000। डन। आगे स्टॉक के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस बी करंट एसेट हुआ 5,000 और 10,000, 5,000 और 10,000, तो 5,000 रुपए प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे। हम लोग 5,000 रुपए कम कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब हम लेस पे लिखेंगे 5,000, हम लेस पे लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 5,000। आगे अब आपको दिया हुआ है कैश एंड बैंक बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग 15,000 15,000, क्लोजिंग 10,000। कैश एंड बैंक बैलेंस 15 और 10। तो ये जो कैश एंड बैंक बैलेंस है, ओपनिंग है 15,000, ये थर्ड कॉलम में आएगा। ओपनिंग है 15,000 और क्लोजिंग है 10,000। कैश एंड बैंक बैलेंस ओपनिंग 15,000 कैश एंड बैंक बैलेंस, क्लोजिंग 10,000 कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है। तो कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस 15,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्लोजिंग 10,000 दिया हुआ है। ठीक है। आगे मैं आपको अभी से ही बता सकता हूं कि हमारा नेट इंक्रीज कितना आना चाहिए। दिमाग लगाओ, नेट इंक्रीज मतलब स्मॉल ए, नेट इंक्रीज मतलब स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी कितना आना चाहिए, दिमाग लगाओ। ओपनिंग 15,000 है कैश एंड बैंक, क्लोजिंग 10,000 है, तो 15,000 में क्या प्लस या क्या माइनस करेंगे 15,000 में, जो 10,000 आंसर आएगा। फिफ्टीन थाउजेंड के ऊपर यहाँ पे नेट इंक्रीज में कितना प्लस या कितना माइनस आना चाहिए एबीसी को मिला के, जैसे डैश प्लस 15,000 शुड बी इक्वल टू 10,000, तो डैश प्लस 15,000 शुड बी इक्वल टू 10,000। तो मेरे को ये पहले से मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी का नेट इंक्रीज जो है वो -5,000 आना चाहिए। यहाँ पे नेट इंक्रीज में -5,000 आना चाहिए, तो -5,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को पहले से ही मालूम है -5 आना चाहिए। चलो नेक्स्ट, ये हो गया कैश एंड बैंक बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग, 15 और 10 मैंने लिख दिया। अब हमारा एसेट साइड कंप्लीट हो गया, एसेट साइड ओल्ड बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। अभी लायबिलिटी साइड, इक्विटी शेयर कैपिटल टिक किया हुआ है, मतलब हमने पीछे वर्किंग नोट्स में इसका अकाउंट बनाया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल टिक हो गया, मतलब इसका अकाउंट बनाया हुआ है, इसको फिलहाल छोड़ देंगे, वर्किंग नोट्स में इसको टैली करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी अकाउंट बनाया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी अकाउंट बनाया हुआ है, जनरल रिजर्व का भी अकाउंट बनाया हुआ है। जिनका अकाउंट हमने बनाया हुआ है वो वर्किंग नोट्स में अपने आप टैली हो जाएंगे, यहां से नहीं देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 और 90,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है तो वो प्रॉफिट ही है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट साइड पे दिया हुआ है तो वो लॉस है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है 80,000 और 1 लाख, मतलब 20,000 रुपए हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। साल के शुरू में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था 80,000, साल के अंत में हो गया 1 लाख, तो 20,000 रुपए हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन प्रॉफिट। 20,000 ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फर्स्ट लाइन में आता है, इंक्रीज इन प्रॉफिट 20,000। ठीक है। आगे
आगे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का हमने अकाउंट बनाया हुआ है। डेप्रिसिएशन फंड 90,000 और 115,000। अगर आपको डाउट हो रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 25,000 वो कहाँ जाएगा, बहुत सारे बच्चों को स्टार्टिंग में डाउट होता ही है, तो बेस्ट तरीका है 90,000 और 115,000 जो दिया हुआ है, बेस्ट तरीका है कि उसका एक वर्किंग नोट बना दो। डेप्रिसिएशन फंड का एक वर्किंग नोट बना देते हैं हम लोग। यहाँ पे नंबर 13 लिख देते हैं, यहाँ पे नाम लिख देते हैं डेप्रिसिएशन फंड। इसका दूसरा भी नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फंड और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस है 90,000, तो क्योंकि ये लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। क्लोजिंग बैलेंस है 115,000, राइट। डेप्रिसिएशन फंड का ओपनिंग बैलेंस है 90,000, क्लोजिंग बैलेंस है 115,000। क्योंकि ये लायबिलिटी है तो पहले क्रेडिट होगा फिर डेबिट होगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 25,000 है। ये जो 25,000 डिफरेंस है ये कहां पे लेके जाएंगे? 25,000 डिफरेंस आया क्रेडिट साइड पे। तो मैंने आपको बताया है बहुत बार कि वर्किंग नोट्स में कोई भी फंड या कोई भी प्रोविजन या कोई भी रिजर्व टाइप का अकाउंट हो, रिजर्व या फंड या प्रोविजन, तो उनका जो भी डिफरेंस होता है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर कोई रिजर्व टाइप का अकाउंट है तो ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 25,000 को। तो 25,000 यहाँ पे होगा क्रेडिट, 25,000 यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट 25,000। पीएनएल में डेबिट मतलब एड एक्सपेंसेस, पीएनएल में डेबिट मतलब 25,000 एड एक्सपेंसेस में आएगा, यहाँ पे एड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कभी भी आप लोगों को लग रहा है कि आपको कोई आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई अकाउंट का डिफरेंस या बैलेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो वर्किंग नोट में उसका एक छोटा सा अकाउंट बना दो। एसेट हो तो पहले डेबिट होगा फिर क्रेडिट, लायबिलिटी होगा तो पहले क्रेडिट होगा फिर डेबिट, और जो डिफरेंस है वो कहाँ लेके जाना है? अगर रिजर्व या प्रोविजन है तो डिफरेंस को पीएनएल में लेके जाना है। अगर टेंजिबल एसेट या टेंजिबल लायबिलिटी है तो डिफरेंस को बैंक में लेके जाना है। तो अकाउंट बना दोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। डेप्रिसिएशन फंड के बाद हम लोगों को दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये टिक किया हुआ है, इसका अकाउंट बनाया हुआ है। इसके बाद है बैड डेट रिजर्व मतलब करंट लायबिलिटी। मैंने यहाँ पे साइड में लिख के बताया कि बैड डेट रिजर्व को एक करंट लायबिलिटी कंसीडर करना। अब बैड डेट रिजर्व जो है ये है 10 और 15 मतलब 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज बैड डेट रिजर्व बढ़ गया। करंट लायबिलिटीज में सीधा रूल होता है, बढ़ गया तो हम भी बढ़ाएंगे 5,000। करंट लायबिलिटीज मतलब वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में ऐड पे आएगा 5,000। क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन बैड डेट रिजर्व 5,000। करंट लायबिलिटी है ये, बढ़ गया तो बढ़ाओ। यहाँ पे लिखा है करंट लायबिलिटी में सीधा रूल, बढ़ गया तो बढ़ाओ 5,000। ओके, आगे इसके बाद बैड डेट रिजर्व के बाद क्रेडिटर्स, बैड डेट रिजर्व के बाद क्रेडिटर्स दिया हुआ है। क्रेडिटर्स में दिया है 40,000 और 30,000 मतलब 10,000 रुपीज के क्रेडिटर्स कम हो गए। क्रेडिटर्स में दिया है 40,000 और 30,000 मतलब 10,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए तो हम भी कम करेंगे 10,000 क्रेडिटर्स। वर्किंग कैपिटल में लेस, वर्किंग कैपिटल पे लेस पे मैं लिखूंगा 10,000, कम हो गए क्रेडिटर्स तो मैं लिखूंगा डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। 10,000 कम हो गए तो मैं भी कम कर दूंगा, वर्किंग कैपिटल में लेस पे लिखूंगा मैं 10,000 डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। नेक्स्ट क्रेडिटर्स के बाद क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर्स के बाद दिया बिल्स पेएबल 20,000 और 25,000, ये भी करंट लायबिलिटी होती है। 20,000 और 25,000, 5,000 रुपीज बिल्स पेएबल
बढ़ गया, 5,000 रुपीज बिल्स पेबल बढ़ गया तो हम भी बढ़ाएंगे, करंट लायबिलिटी में सीधा रूल, 5,000 बिल्स पेबल बढ़ गया हम भी बढ़ाएंगे। इंक्रीज इन बिल्स पेबल, इंक्रीज इन बिल्स पेबल 5,000, राइट। तो बिल्स पेबल जो है वो 5,000 रुपए बढ़ गया तो मैंने भी बढ़ा दिया 20,000 और 25,000। क्रेडिटर्स 40 थे 30, 10,000 कम हो गया। ओके, बिल्स पेबल में मेरी गलती है, बिल्स पेबल में मेरी गलती है, मैं फिर से बताता हूँ। क्रेडिटर्स 40,000 30,000, क्रेडिटर्स 10,000 रुपए कम हो गया तो हम भी लेस पे लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 10,000 रुपए कम हो गया तो हम भी लेस करेंगे क्रेडिटर्स 10,000। बिल्स पेबल में मेरी गलती है, बिल्स पेबल में 20 और 25 5,000 रुपए बढ़ गया, बिल्स पेबल 5,000 रुपए इंक्रीज हो गया। तो बिल्स पेबल अगर 5,000 रुपए बढ़ गया तो हम लोग उसको ऐड पे लिखेंगे, इंक्रीज हुआ ना बेटा, करंट लायबिलिटी बढ़ गया तो हम इसको ऐड पे लिखेंगे, इंक्रीज इन बिल्स पेबल। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है बेटा, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो हम लोग इसको ऐड पे लिखेंगे 5,000, तो वो मेरी गलती थी, ऐड पे आना चाहिए, ये सही आंसर। आगे, अब ओल्ड बैलेंस शीट में लास्ट है प्रपोज्ड डिविडेंड, इसका हमने अकाउंट बनाया हुआ है। तो पहला स्टेप होता है एडजस्टमेंट्स, दूसरा स्टेप होता है ओल्ड बैलेंस शीट, तीसरा स्टेप होता है सारे वर्किंग नोट्स को टैली करो। और वर्किंग नोट्स में पहला अकाउंट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये 1 लाख दोनों साइड पे टैली हो गया। दूसरा अकाउंट है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये 5,000 दोनों साइड पे टैली हो गया। तीसरा अकाउंट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये 1,05,000 दोनों साइड पे टैली हो गया। चौथा अकाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में डिफरेंस है, क्रेडिट डेबिट का टोटल है 4 लाख, क्रेडिट का टोटल है 320, क्रेडिट का टोटल है 4 लाख, डेबिट का टोटल है 320, मतलब 80,000 रुपीज क्रेडिट साइड का डिफरेंस है। जो डिफरेंस है 80,000 रुपीज उसको हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, मतलब इतने इक्विटी शेयर्स हमने इश्यू किए होंगे। तो यहाँ पे होगा क्रेडिट 80,000 तो बैंक में होगा डेबिट 80,000। कौन सी बैंक? इक्विटी शेयर्स मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 80,000 फाइनेंसिंग इनफ्लो, फाइनेंसिंग में इनफ्लो में 80,000, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल में 80,000 डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड, तो हम उसको बैंक में कर देंगे डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल में हुआ क्रेडिट तो बैंक में हुआ डेबिट, इसको हम लोग बोलेंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हुआ क्रेडिट तो बैंक में होगा डेबिट। आगे, इसके बाद 5th नंबर अकाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमारा टैली हो गया 80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो इक्विटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम था, सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000 दोनों साइड पे टैली हो गया। इसके बाद है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में डिफरेंस है, डेबिट का टोटल है 1,50,000, क्रेडिट का टोटल है 1,20,000, मतलब 30,000 डिफरेंस है, 30,000 क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है। अब कोई भी रिजर्व टाइप का अकाउंट हो तो वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कोई भी रिजर्व टाइप का अकाउंट हो, जैसे जनरल रिजर्व एक रिजर्व है तो इसका डिफरेंस पीएनएल में जाएगा। 30,000 यहाँ पे होगा क्रेडिट तो पीएनएल में होगा डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 डेबिट, मतलब एड एक्सपेंसेस। यहाँ पे मैं लिखूंगा अमाउंट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व 30,000। जनरल रिजर्व में 30,000 डिफरेंस आ रहा था हमारा, तो ये 30,000 जनरल रिजर्व में डिफरेंस आ रहा था क्रेडिट, तो मैंने पीएनएल में कर दिया डेबिट, मतलब एड एक्सपेंसेस। ओके, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। जनरल रिजर्व के बाद कौन सा अकाउंट है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व,
ये 1 लाख दोनों साइड पे टैली हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर्स, ये भी 1 लाख टैली हो गया। इसके बाद डिवेंचर्स 13% डिवेंचर, ये 2 लाख टैली हो गया डिवेंचर्स के बाद। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है, क्रेडिट का टोटल है 118,000, डेबिट का टोटल है 68,000, डिफरेंस 118,000 माइनस 68,000, तो डिफरेंस है 50,000। यहाँ पे होगा 50,000 डेबिट, तो बैंक में होगा क्रेडिट। 50,000 यहाँ पे होगा डेबिट, तो बैंक में होगा क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट मतलब टेंजिबल एसेट टाइप है, टेंजिबल एसेट टाइप कोई अकाउंट है तो उसका डिफरेंस आता है बैंक में, तो यहाँ पे होगा डेबिट, तो बैंक में होगा क्रेडिट। कौन सी बैंक? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग में 50,000 आउटफ्लो, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये आउटफ्लो है, इसमें 50,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हुआ डेबिट, तो सेक्शन बी में होगा क्रेडिट। ये हमारा परचेज हुआ, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे डिफरेंस है 50,000, तो इन्वेस्टमेंट में हुआ डेबिट, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में हुआ क्रेडिट 50,000। नेक्स्ट पॉइंट 10 अकाउंट्स तक हो गया हमारे इन्वेस्टमेंट तक। 11 नंबर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये हमारा टैली हो चुका है। 72,000 प्रपोज डिविडेंड, इसके बाद ये भी टैली हो चुका है। इसके बाद डेप्रिसिएशन फंड, ये भी टैली हो चुका है, बस और कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेप एडजस्टमेंट्स, दूसरा स्टेप ओल्ड बैलेंस शीट, तीसरा स्टेप वर्किंग नोट्स, चौथा स्टेप कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बस कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्लस माइनस करना है, और मैंने पहले से बता दिया स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c माइनस 5,000 आना चाहिए। अब ये ऐड वालों का टोटल, ये ऐड वालों का टोटल है 1,42,000, ये जो ऐड वाले हैं इनका टोटल है 1,42,000। अब लेस में एक ही अमाउंट है 8,000। फिर चेंजेस, अच्छा यहां तक का टोटल मतलब ये 20,000 प्लस 142 माइनस 8, 20 प्लस 142, 20 प्लस 142 ये होता है 162, 162 माइनस 8 ये होता है 154, तो यहां तक का टोटल आ रहा है 154,000। इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये इसका नाम होता है, ये रहा लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसके बाद वर्किंग कैपिटल में ऐड में 3 अमाउंट्स हैं, इनका टोटल है 60,000, लेस में 3 अमाउंट है, इनका टोटल है 75,000, और ये पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब ये जो आंसर था 1,54,000, जब तक खुद कैलकुलेटर पे या मैन्युअली करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। अब ये जो 154 था इसमें ये 60,000 प्लस कर देंगे, ये 75,000 में माइनस साइन आएगी, माइनस यहाँ ब्रैकेट जैसे आपकी टीचर या प्रोफेसर बोले, ये 154 में 60 प्लस होगा, 75 माइनस होगा और 32 माइनस होगा। 154 में 60 ऐड होगा, 75 लेस होगा और 32 लेस होगा, तो यहां तक का हमारा आंसर आ रहा है 107,000। यहां तक का हमारा आंसर आ रहा है 107,000, ये स्मॉल a का आंसर है 107,000, राइट। स्मॉल a का आंसर 107,000, इसको सेक्शन बी या सी में नहीं लेके जाना है, बस इसको इतना सॉल्व करके छोड़ देना 107,000, इसको कहीं पे ट्रांसफर नहीं करना। अब सेक्शन बी में ऐड में एक अमाउंट है 38,000, लेस में 2 अमाउंट है, इन दोनों का टोटल है 1,05,000। सेक्शन बी में ऐड में एक अमाउंट है, लेस में 2 अमाउंट है, तो ऐड का टोटल हुआ 38, लेस का टोटल हुआ 105, तो हमारा आंसर ऑब्वियसली माइनस में आएगा -67,000, तो ये स्मॉल बी है हमारा -67,000।
60,000, ये -67,000 हमारा स्मॉल बी आ गया। ठीक है, इसको कहीं पे ट्रांसफर नहीं करना है। ऐसा नहीं होता है कि ए का आंसर बी में लेके जाओ, बी का आंसर सी में लेके जाओ, ऐसा नहीं होता। बी को सॉल्व करके छोड़ दो। अब सेक्शन सी में ऐड में है 80,000, तो इसका टोटल आएगा 80,000। लेस में है 105 और 20, तो इसका टोटल आएगा 125। माइनस में 1,25,000। अब 80 माइनस 125, 80 माइनस 125 ये होता है -45। तो स्मॉल सी का आंसर -45,000। अब ए प्लस बी प्लस सी, तो अब ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो स्मॉल ए है 107 माइनस स्मॉल बी है 67। 107 माइनस 67 40,000। 40,000 माइनस 45,000, 40 माइनस 45 माइनस 5,000 आ गया। तो हमारा आंसर स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी -5,000 आ गया, जो कि हमको चाहिए था। अब -5 प्लस 15 शुड बी इक्वल टू 10। -5 प्लस 15 शुड बी इक्वल टू 10। स्मॉल ए का आंसर था 107 प्लस में, स्मॉल ए का आंसर था 107,000 प्लस में। फिर स्मॉल बी का आंसर था -67। स्मॉल बी का आंसर था -67,000 और स्मॉल सी का आंसर था -45,000। ये मैं आपको बता रहा था 107 माइनस 67 करोगे, 107 माइनस 67 तो 40,000 आएगा। फिर 40,000 माइनस 45,000 करोगे तो -5,000 आएगा। अब ये -5,000 प्लस 15,000 -5 प्लस 15, तो ये 10,000 क्लोथिंग कैश एंड बैंक आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे उनके लिए मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूं, हर 10 सेकंड के बाद पॉज कर देना और लिख लेना। हर 2 सेकंड के बाद पॉज कर देना वीडियो और जितना स्क्रीन पे दिख रहा है वो लिखते जाना।